Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's session organized by Scholar Bridge Society. The topic is From Application to Acceptance, Mastering the CSC Scholarship Process. We are very happy to have with us Mr. Ishfaq Khwaja, PhD scholar at SUSTEC, researcher, and an active mentor for students. He will be guiding us through the CSC scholarship process. Without any further delay, I would now request Mr. Khwaja to share his journey and insights with us. Sir, the mic is yours. Am I audible? Yes. Can you hear me? Yes, sir. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं चाइना के हवाले से जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैं अपनी स्क्रीन जो है वो पीपीटी पे शेयर करता हूं। तो कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. ओके। सो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। माय नेम इज़ अशफाक ख्वाजा। अभी मैं चाइना में हूँ और पीएचडी कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड ईयर है और मैं मुसलसल चाइना में हूँ 7-8 साल से। मेरी अंडर ग्रेजुएट भी यहाँ से है, मास्टर भी यहाँ से है, तो काफ़ी अच्छा वक़्त गुज़रा है हमारा चाइना में। तो आज की इस प्रेज़ेंटेशन में मैं आपको इंशाल्लाह अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी बताऊँगा और आप लोग चाइना में जो है वो किस तरह स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हो सकते हो, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मेरी जो पीएचडी है वो इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स में है। मैं अभी सस्टेक में हूँ, शेंजन सिटी है और ये आजकल जो है वो उसकी रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटी की बड़ी अच्छी जा रही है और यहाँ पे अच्छी स्कॉलरशिप भी हैं ओवरऑल शेंजन में। हमारी यूनिवर्सिटी में भी स्कॉलरशिप्स हैं और शेंजन में बाकी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स हैं। और मैं जो है वो इसके साथ-साथ यूट्यूब पे वीडियोज़ भी बनाता हूँ। मेरी काफ़ी स्कॉलरशिप के हवाले से ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। तो क्योंकि आज का जो सेशन होगा वो मुख्तसर होगा मतलब कि कुछ मिनट्स के लिए। लेकिन अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। पूरी सीरीज़ बनाई हुई है मैंने स्कॉलरशिप के हवाले से। एक-एक चीज़ के हवाले से मैंने गाइड किया हुआ है। इवन के अगर आपका जो इंटरव्यू होता है, जो प्रोफ़ेसर्स या जो डिपार्टमेंट वाले आपसे इंटरव्यू लेते हैं, तो वो सारी प्लेलिस्ट आपको जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएँगी। और उसके साथ-साथ लेफ्ट साइड पे जो है वो मेरा वेब पेज है। वो भी आप जो है वो विज़िट कर सकते हो। उसपे मेरी जो है वो एकेडमिक जर्नी और मेरे जो रिसर्च वग़ैरह हैं, जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चाइना को क्यों चूज़ किया जाए? सबसे पहले यह सवाल आता है क्योंकि हमारे ज़हन में जो हम पाकिस्तानी लोग हैं, जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमें जो है वो ज़्यादातर फ़ॉरेन जो कंट्रीज़ नज़र आते हैं, वो यूरोपियन साइड या जो है वो यूएस, यूके, कनाडा वग़ैरह। तो काफ़ी कम लोग जो हैं वो चाइना को चूज़ करते हैं। तकरीबन ज़्यादातर लोग जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जाना पसंद करते हैं। तो चाइना को क्यों चूज़ किया जाए? सबसे पहली बात ये है कि चाइना हमारा फ्रेंडली कंट्री है। हमें नज़दीक भी पड़ता है, ठीक है? हम कुछ घंटे में चाइना पहुँच सकते हैं। और हम बाय रोड भी आ सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको पता है कि फ्रेंडली कंट्री की वजह से यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ही अच्छी तरह से लोग हमें जो है वो इज़्ज़त देते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं या क्या तो प मतलब पाकिस्तान का नाम सुन के वो बहुत ही अच्छी निगाह से और मतलब कि हमें देखते हैं और अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं हमें। तो यहाँ पे आपको जो है वो रहने के साथ-साथ आपको यहाँ पे स्टडी का भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है मतलब डिफरेंट अगर आप यहाँ से डिग्रीज़ करते हो और यहाँ पे इनका जो कल्चर है चाइना का आपको पता है कि बहुत ही वास्ट है, बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल इनका कल्चर है। तो यहाँ पे आप ट्रैवलिंग करते हो चाइना के अंदर आप मुख्तलिफ उनके जो है वो कल्चर देखते हो। यहाँ पे काफ़ी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, इवन के मुस्लिम भी यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन कोई 23 जो है वो प्रोविंसेस हैं और 5 ऑटोनॉमस रीजन हैं इनके। तो और उसके अलावा 2 जो है वो इनके स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हैं, जिस तरह मकाओ और हांगकांग हो गया। और इनकी म्युनिसिपैलिटीज़ भी हैं, जिस तरह शंघाई, तिएनजिन, चोंगछिंग वगैरह। तो काफ़ी मतलब कि वास्ट कल्चर है इनका और आजकल जो आपको पता है कि यहाँ पे इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी एडवांस है और काफ़ी ममालिक में इस तरह का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो चाइना आजकल बना रहा है। और इसके साथ-साथ आप चाइना के अंदर तो ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन आपको चाइना से बाहर भी जो है ना, वो जाने के मौके मिलते हैं, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे या मतलब कि जो आस-पास की कंट्रीज़ हो गई, जिस तरह साउथ कोरिया हो गया जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, तो उन कंट्रीज़ के यहाँ से वीज़ा भी आपको ईज़िली मिल जाते हैं और आप ईज़िली ट्रैवल भी कर सकते हो, अपना पासपोर्ट जो है वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो।
तो ये है मेरा जो है वो एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर एक्टिविटीज़ हो जाएँ या यूनिवर्सिटीज़ के बाहर की हो जाएँ। और यहाँ पे हम ग्रुप प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करते हैं। इवन के जो है वो यहाँ पे हम इनसाइड चाइना जो मेरी ट्रैवलिंग है वो भी आप तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो। और इसके साथ-साथ जो है वो मैं चाइना के बाहर भी गया हूँ, तो वो भी तस्वीर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें होती हैं करने को। वो बंदे के ऊपर होता है कि वो खुद को जो है वो किस तरह जो है वो लेके चलता है आगे। तो अगर आप एक्टिव हैं, अगर आप जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो चीज़ें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि चाइना जो है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप चाइना को ज़रूर जो है वो माइंड में रखें और अगले जो टर्म आएगा उसमें ज़रूर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करें और मेरी तरह आप भी जो है वो इस तरह के जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो था कि सीएससी स्कॉलरशिप, लेकिन यहाँ पे असल में सीएससी के साथ-साथ ना बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। तो मैंने जो है वो सारों की लिस्ट बनाई हुई है। लेकिन सबका जो प्रोसीजर है वो एक ही है, सबके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे मतलब एक ही चाहिए होते हैं, लेकिन ये है कि उनकी कैटेगरीज़ चेंज है। तो शुरू में क्या होता था कि सीएससी स्कॉलरशिप्स जो होती थी वो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते थे। मतलब 10-15 यूनिवर्सिटीज़, 20 यूनिवर्सिटीज़। 2019 के बाद जो है ना उन्होंने फिर 3 यूनिवर्सिटीज़ कर दी, मतलब कि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते थे सीएसई पे। लेकिन अब जो है वो 2023 के बाद उन्होंने खाली 1 यूनिवर्सिटी कर दी है। तो बड़ा कॉम्पिटिशन हो गया है आजकल, तो सीएसई मतलब काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाती, तो फिर जो है वो काफ़ी लोग क्या करते हैं दूसरी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं। तो सीएसई की अगर हम बात करें तो सीएसई 3 टाइप्स की होती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए जो होती है वो ज़्यादातर हम अपने कंट्री से अप्लाई करते हैं जो एम्बेसी जो चाइनीज़ एम्बेसी है, उसके ज़रिए अप्लाई होता है। तो चूँकि हम पाकिस्तान में हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो एचएससी के ज़रिए अप्लाई होता है। तो हम जो है वो एचएससी का पहले एक टेस्ट देते हैं, जिसको मेरे ख़्याल से ग्रेजुएट कोई टेस्ट नाम है उसका, वो उसको बोलते हैं। वो आप पहले पास करते हो, उसके थ्रू आप फिर एचएससी के ज़रिए अप्लाई करते हो। लेकिन कैटेगरी बी में क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, यहाँ पे चाइना में। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करते हो, उनकी जो सारी रिक्वायरमेंट देखते हो, फिर आप जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हो और सीएससी का फॉर्म भी फिल करते हो। और इसके साथ-साथ कैटेगरी सी भी होती है। वो जो है वो भी मतलब कि कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज़ होती हैं, उसके ज़रिए आप अप्लाई करते हो। लेकिन हमारी जो लोग आते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी यहाँ पे वो कैटेगरी बी में आते हैं। बी में जो है वो ज़्यादा सीट्स होती हैं इनकी और ए चूँकि थोड़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं और आपको पता है कि अ, हम जिस मुल्क से हैं वहाँ से फिर जो जो सेलेक्टेड लोग होते हैं, जो रेफरेंस के थ्रू आते हैं, वो फिर कैटेगरी ए पे आते हैं, तो ज़्यादा कॉम्पिटेट हो जाती है ये। तो उसमें जो स्टाइपेंड मिलता है वो 3,000 से 3,500 मिलता है आरएमबी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,30,000 से 1,35,000 रुपए होते हैं। और इसके साथ-साथ फिर अनसू स्कॉलरशिप है, जो कि खाली 2 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, एक यूकास यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज़ एंड दूसरा यूएसटीसी। तो ये जो है ना चाइना की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं और इनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 100 में आती है वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो ज़्यादा स्टाइपेंड देती है पीएचडी स्टूडेंट्स को, मतलब कि 7 से 8,000 आरएमबी जो है वो देते हैं पीएचडी को और 3,000 मास्टर्स को देते हैं। लेकिन इनकी भी लिमिटेड सीट्स हैं, मतलब कि 200 सीट्स पर ईयर ये ऑफ़र करते हैं। तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि बड़ा एक कॉम्पिटिशन है, ठीक है? काफ़ी लोगों को जो है वो नहीं मिल पाती, फिर दूसरे साल अप्लाई करते हैं। अगर रिसर्च पेपर वगैरह हैं, अगर आपके पास प्रोफ़ेसर का एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, तो फिर ये स्कॉलरशिप लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे जो है वो प्रोविंशियल एंड सिटी स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23 यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, तो हर प्रोविंस अपनी-अपनी जो है वो स्कॉलरशिप ऑफ़र करता है। और कुछ सिटीज़ भी ऐसे हैं, जैसे शंघाई गवर्नमेंट हो गए, बीजिंग गवर्नमेंट हो गई, चोंगशिंग गवर्नमेंट हो गई। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट्स हैं, वो भी मतलब कि स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो उनकी जो स्टाइपेंड होता है, वो तकरीबन कोई 2,000 से 3,500 आरएमबी के दरमियान होता है। डिपेंड करता है कि आप किस सिटी या किस प्रोविंस में आप जा रहे हो। और चौथे पे जो है वो अ, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है? वो यूनिवर्सिटी खुद अपनी फंडिंग से जो है ना ऑफ़र करती है। तो उसमें भी वेरी करता है कि आपको स्टाइपेंड जो है वो 1500 आरएमबी से शुरू है। कोई-कोई यूनिवर्सिटी आपको 1000-1200 आरएमबी भी देती है मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए फिर 1500-2000 आरएमबी बन जाते हैं। तो ये मैक्सिमम जो है वो 5 के तक जाती है। यहाँ पे शनजन यूनिवर्सिटी है वो 5 के मतलब कि 5 से 6,000 आरएमबी देती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में। तो डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी और किस सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उनकी फंडिंग कितनी है। और उसके साथ-साथ फिर कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे। कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप ज़्यादातर जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए होती है और
जो लोग लिटरेचर या आर्ट्स वगैरह में आते हैं, मतलब कि चाइनीज़ के हवाले से, तो उनको ये ज़्यादातर स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये स्कॉलरशिप भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इस स्कॉलरशिप के लिए क्या होता है कि आप अगर पाकिस्तान में किसी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, तो आप वहाँ से टीचर से किसी के रिकमेंडेशन लेटर लेके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अगर वहाँ से कोई टीचर आपको रिकमेंड करता है, तो आपकी 100% यहाँ पे स्कॉलरशिप लग जाती है। तो वो फिर 6 महीने के लिए भी होती है, साल के लिए भी होती है, और इसका 4 साल का भी प्रोग्राम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। और उसके साथ-साथ काफ़ी बायलैटरल और एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से हैं जिसका चाइनीज़ किसी यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो एमओयू वगैरह है, तो आप एक्सचेंज प्रोग्राम पे भी आ सकते हो। तो स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट जो है वो सबकी सेम ही है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, किसी भी स्कॉलरशिप कैटेगरी में अप्लाई करो, आप लोगों ने सॉरी, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करने हैं। सबसे पहले डेफिनिटली आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, और डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट लाज़मी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप प्रोसेस में, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, उस वक़्त आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन डिग्री आपको जब यहाँ पे आप पहुँचोगे, तो आपको उनको रियल जो आपकी जो ओरिजिनल डिग्री है, वो दिखाना लाज़मी है। वरना आपको फिर वो एडमिशन, मतलब कि आपकी वो जो रजिस्ट्रेशन होती है, वो नहीं करते। तो आपके पास अगर डिग्री नहीं है, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो और अगर आपकी डिग्री अभी फँसी हुई है, आपको मतलब कि 2-3 महीने के बाद मिलनी है, तो आप जो है वो होप सर्टिफ़िकेट पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो होप सर्टिफ़िकेट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। उनका जो फ़ॉर्मेट है, उनका जो सैंपल है, वो आपको गूगल से मिल जाएगा, आप वो ईज़िली बनवा सकते हो वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी से। और काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि जो है वो जीपीए कितनी चाहिए होगी? तो जीपीए यहाँ पे जो है वो 3 अबव होनी चाहिए। काफ़ी लोग हमने ऐसे भी देखे हैं, उनकी जो है वो 2.5 भी होती है, 2.7 भी होती है, उनका भी काम हो जाता है। इवन कि कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं, जिनकी 2.5 से भी कम जीपीए है, तो उनकी भी एडमिशन यहाँ पे हमने देखी है, वो हो गई है। तो डिपेंड करता है आपके लक पे, सही है। तो यहाँ पे मैं एक बात मज़ीद कहना चाहूँगा कि चाइना में जो एडमिशन्स होती हैं, वो टोटली आपके लक के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पास रिसर्च पेपर है, अगर आपकी प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी है, अगर आपकी जीपीए अच्छी है, तो कभी-कभी क्या होता है कि आपकी एडमिशन नहीं होती, और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके दोस्त होते हैं, उनके पेपर्स नहीं होते, उनकी एडमिशन हो जाती है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर। तो उसके बाद जो है वो आपको रिसर्च प्रपोज़ल और स्टडी प्लान चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको स्टडी प्लान चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको रिसर्च प्रपोज़ल चाहिए। तो ये मस्ट है, कोशिश करें कि रिसर्च प्रपोज़ल या स्टडी प्लान आप अच्छा बनाएँ। ये आपकी एडमिशन में जो है वो एक मेन किरदार अदा करता है आपकी एडमिशन का, कि जो है ना, ये चीज़ देख के आपकी, मतलब कि वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, बंदे में पोटेंशियल है कि नहीं है। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको प्रोफ़ेसर्स के, जिनके पास आप मास्टर्स में या बैचलर में वहाँ पे आपने स्टडी की है, तो उनसे आप 2 रिकमेंडेशन लेटर ले लें। एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है यहाँ पे होस्ट सुपरवाइज़र का। तो मीनवाइल आप क्या करते हो, जब आप यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे होते हो, तो आप जो है वो प्रोफ़ेसर से एक्सेप्टेंस लेटर के लिए ईमेल्स वगैरह स्टार्ट कर देते हो। वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ उसका प्रोसीजर क्या है। इसके साथ-साथ जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं कि आपके पास इंग्लिश या चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। तो क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, तो यहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट एक्सेप्ट कर लेती हैं। क्योंकि हम जो स्टडी करते हैं पाकिस्तान में, वो इंग्लिश में होता है, तो वहाँ से हम यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट वहाँ से लेके हम अपलोड कर लेते हैं पोर्टल पे, वो एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिस तरह पेकिंग या छिंगुआ वगैरह हो गई, तो वो रिक्वायर करती हैं कि आपके पास आइल्स होना चाहिए। और चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट का मतलब ये है कि अगर आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वो बोलते हैं कि आप एचएसके जमा करो, ठीक है? तो आपको फिर एचएसके चाइनीज़ जो प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट है, वो देना पड़ता है आपको। तो इसके साथ-साथ आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट चाहिए, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म चाहिए, उनका एक सैंपल होता है, वो आपको फिल करके डॉक्टर से अटैच स्टैम्प लगवा के आपको अपलोड करना होता है। सीवी लाज़मी चाहिए, और कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपसे फिर सेल्फ वीडियो इंट्रोडक्शन माँगती हैं। तो वो बहुत ही चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ, सब नहीं माँगती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ माँगती हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ये कि पब्लिश्ड पेपर हो गए आपके, और आर्टिकल्स आपने लिखे या बुक पब्लिश किया आपने, या इसके अलावा फिर जो है वो आपने कोई आउटस्टैंडिंग अवार्ड जीता हुआ है, कोई आपको सर्टिफ़िकेट मिला हुआ है, कोई आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, तो आप वो लगा सकते हो।
ये चीज़ें जो है वो लाज़मी हैं, मतलब कि पब्लिश पेपर अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये लाज़मी माने जाते हैं, क्योंकि प्रोफ़ेसर्स आपसे पूछते हैं कि आपने जो है वो रिसर्च की हुई है कि नहीं की हुई है, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। तो आप ये रिसर्च पेपर के ज़रिए आप शो करते हो कि हाँ, हमने रिसर्च की हुई है, हमारे पास पेपर्स हैं, तो हम जो है वो आगे भी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये एक जो है वो मेन डॉक्यूमेंट तस्वर किया जाता है यहाँ पे। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास कोई रिसर्च पेपर नहीं थे, इवन के मास्टर्स में भी नहीं थे, उनकी भी पीएचडी में एडमिशन हो गई है। तो मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका लक कितना अच्छा खेलता है। तो सारी लक की बात है यहाँ पे। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप कम से कम जो है वो 1 या 2 पेपर आप लिखें मास्टर्स के दौरान, फिर जो है वो आप अप्लाई करें। इवन कि आप अगर अंडर ग्रेजुएट में हैं, तो भी आप किसी प्रोफ़ेसर के साथ या किसी अपने दोस्त के साथ, कुलीग के साथ आप कोलैबोरेशन करें, तो उनके साथ थोड़ी हेल्प करके आप अपना जो है वो पेपर में नाम डलवाएँ, तो ये आपको फिर आगे फ़ायदा देगा। अच्छा, तो प्रोसीजर के हवाले से बात करें तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, आपने 2 वेबसाइट मैंने मेंशन की हुई है, आप ये अपने पास नोट कर लें, या प्रेज़ेंटेशन के बाद मैं आपको ये पीपीटी सेंड कर दूँगा, तो ये आप जो है वो उसको वेबसाइट्स को विज़िट करके आपने अपने प्रोग्राम के हवाले से यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। जो ऊपर वाली लिंक है, चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल डॉट कॉम, ये जो है वो अनऑफ़िशियल है, मतलब ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि सब्जेक्ट वाइज़ लिस्ट मिलती है कि आप कौन-सा आपका सब्जेक्ट है, तो आपको लिस्ट पूरी दिखाएगा कि भैया ये जो लिस्ट, मतलब कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपके जो है वो सब्जेक्ट या आपका प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो आपको आसानी हो जाती है, आप खाली उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हो। ये दूसरी वाली जो लिंक है नीचे वाली, कैंपस चाइना, ये ऑफ़िशियल लिंक है सीएसई वालों की, जिस पे ये जो है वो अपडेट करते हैं, और इन दोनों लिंक्स पे आपको चाइना में जो भी स्कॉलरशिप्स हैं, सीएसई हो गई, प्रोविंशियल हो गई, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो गई, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन लिंक्स पे मिल जाती है। सारा प्रोसीजर आपको मिल जाता है कि क्या-क्या करना है, सारे स्टेप्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। तो कोई भी मसला नहीं होता, आप इज़िली अप्लाई कर सकते हो, इज़िली आप फॉर्म फिल कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। तो जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट करते हो, आप अपना प्रोग्राम देखते हो, तो तीसरे नंबर पे फिर आपको उनकी जो है ना स्कॉलरशिप की टाइप देखनी है कि वो कौन-सी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं और उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स तो सेम ही है, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाई। तकरीबन सबकी यही रिक्वायरमेंट होती है, कोई 1-2 रिक्वायरमेंट्स आगे-पीछे होती हैं, ऊपर-नीचे होती हैं, तो वो आपको देख लेनी है याद से। तो उस टाइम जब आप रिक्वायरमेंट देख रहे होते हो, तो उसके साथ-साथ आपको जो है ना वो प्रोफ़ेसर्स को ईमेल करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? आपने वो फैकल्टी की वेबसाइट पे जाके उनकी जो लिंक होते हैं फैकल्टी के, उधर जाके आपने अपनी फ़ील्ड के हिसाब से, जिस फ़ील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उस फ़ील्ड के आपने जो है वो प्रोफ़ेसर सेलेक्ट कर लेने हैं। उन प्रोफ़ेसर्स को आपने ईमेल करनी है। तो अभी यहाँ पे ईमेल की अगर हम बात करें, तो ईमेल पे भी जो है ना बंदा 1 घंटा पूरा बात कर सकता है, कि वो ईमेल में हम कौन-सी चीज़ों को ख़्याल रखें, क्या लिखें, क्या नहीं लिखें। तो ये भी एक मतलब एक डीप टॉपिक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ, जो आपको काम आएँगी, आपको हेल्प करेंगी। तो आप जो ईमेल लिखोगे, वो आपने जो है वो टाइम जो मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना में चूँकि 3 घंटे का फ़र्क है पाकिस्तान से, और चाइना आगे है 3 घंटे। तो आपने जो ईमेल करनी है वो मॉर्निंग टाइम करनी है। मतलब कि टाइम आप ऐसा सेट करें कि रात को 3-4 बजे, 5 बजे तक आप ईमेल्स करें, तो यहाँ पे सुबह के 7-8 बजते हैं। तो प्रोफ़ेसर जैसे 8-9 बजे लैब में आता है, तो ईमेल्स देखता है पहले, तो आपकी ईमेल वहाँ पे टॉप पे होगी। अगर आप इवनिंग टाइम पे करोगे, आफ्टरनून में करोगे, शायद वो मिस कर दे, शायद वो आपको रिप्लाई ना करे। तो आपने ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, और उसके अलावा आपने जो है वो सेम डिपार्टमेंट के सब प्रोफ़ेसर्स को ईमेल नहीं करनी। आपने लिस्ट बनानी है, तो यहाँ 3 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर को आज मुझे ईमेल करनी है, तो उन्होंने आपने जो है वो बुकमार्क कर लेने हैं वो प्रोफ़ेसर की लिस्ट। तो आपने फिर एक प्रोफ़ेसर को, एक डिपार्टमेंट के एक प्रोफ़ेसर को आपने ईमेल करनी है। कभी-कभी क्या होता है, अभी रिसेंटली जो है वो मुझे प्रोफ़ेसर बता रहा था कि हमारे डिपार्टमेंट में एक लड़के ने सब प्रोफ़ेसर को ईमेल की है। अभी सब प्रोफ़ेसर की अलग-अलग रिसर्च डायरेक्शन है। वो बोल रहे हैं कि यार ये ऐसे ही उसने रैंडम ईमेल कर दी है, हम क्या करें इसको? तो कोई भी इस तरह फिर एक्सेप्ट नहीं करता आपको। आपने एक सुपरवाइज़र को ईमेल करनी है, हफ़्ते 10 दिन, 15 दिन तक वेट करना है, फिर आपने दूसरे को करनी है। तो ये आपने सितंबर से स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें भी 2 ढाई महीने, डेढ़ महीना लग जाता है आपको ऊपर जो है वो प्रोफ़ेसर को रिप्लाई करने में, और आपने अगर वो नहीं देता, तो फिर आप किसी और को अप्रोच करो। फिर इस तरह जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करते हो प्रोफ़ेसर के एक्सेप्टेंस के लिए, तो 2 ढाई महीने का ये प्रोसेस है। कभी-कभी क्या होता है कि आपको जल्दी मिल जाते हैं, कभी-कभी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ईमेल का जो फ़ॉर्मेट है वो आपको आजकल चैटजीपीटी से इज़िली मिल जाएगा, लेकिन आपने चैटजीपीटी वाला कॉपी नहीं करना। आपने अपने जो है वर्ड्स में उसको लिखना है, कि जो है ना वो आप सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में आपको लिखें उसको।
क्योंकि आजकल आप जब अगर चैट जीपीटी से लिखते हो तो वो समझ जाते हैं। तो चैट जीपीटी जो है वो आपकी एप्लीकेशन में जो है वो एक मतलब कि वेट आपके वो हो जाते हैं एप्लीकेशन ना, तो आपको उस चीज़ का ख़्याल रखना है। वो जो वर्ड्स होते हैं चैट जीपीटी वाले, तो उनसे आपको जो है अवॉइड करना है। तो अगर आपको ईमेल के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, कोई इस तरह की, तो उसके हवाले से भी मैं वीडियो पड़ी हुई है, आप डिटेल में देख सकते हो, या आप जो है वो ईमेल करके मुझसे भी पूछ सकते हो डिटेल्स वगैरह, जो फॉर्मेट वगैरह है वो मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूँगा। तो आप ईमेल्स आपने कर लिया, आपको एक्सेप्टेंस मिल गया प्रोफ़ेसर से, तो उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं अपने, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाए सारे डॉक्यूमेंट्स, ये आप प्रिपेयर करते हो। अच्छा, तो ईमेल जब आप करते हो प्रोफ़ेसर को, तो आप सीवी लाज़मी भेजते हो अपनी ना, सीवी को भी आप सही तरह से आपने अपडेट करना है, तो वो सीवी आप प्रोफ़ेसर को ईमेल में भेजते हो। और ये मेरा रिसर्च टॉपिक है, और ये मैं जो है वो इस पे काम कर रहा हूँ, या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैंने आपकी जो है वो प्रोफ़ाइल देखी है। आपने ईमेल में ये चीज़ें लाज़मी मेंशन करनी है। आपने उसको रैंडम ईमेल नहीं करनी, आपने बिल्कुल बताना है कि आपने उनकी प्रोफ़ाइल देखी है, उसके बाद ही आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? आप इस टॉपिक में या इस रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हो। क्योंकि फिर उनको पता चल जाता है कि यार ये रैंडम बंदा है, इसने रैंडम ईमेल की हुई है। तो जब आप उनका वो टॉपिक या उनकी जो रिसर्च है आप मेंशन करते हो ईमेल में, तो फिर वो इंटरेस्ट लेते हैं, आपको रिप्लाई करते हैं फिर। तो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, तो अगर आप सीएसई पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सीएसई पे फॉर्म लाज़मी फिल करना है पोर्टल पे। इसके साथ-साथ फिर आपको यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल करना है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जिनका आपको खाली सीएसई का फॉर्म फिल करना है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका आपको दोनों का करना होता है, सीएसई का और यूनिवर्सिटी पोर्टल दोनों का। उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारी जो है वो डिटेल्स लिखी होती हैं, तो आपको वो ज़रूर देखनी है। आपने फॉर्म फिल कर लिया, उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन फ़ी की बारी आती है। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे जो होती है नॉर्मली वो 400 से 800 आरएमबी होती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 16 से 32,000 के बीच में होता है। जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे वो 400 युआन लेती हैं, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, छिंगुआ, पेकिंग वगैरह, तो वो 800 आरएमबी लेती हैं एप्लीकेशन फ़ी। ये नॉन रिफंडेबल होती है, अगर आपकी एडमिशन नहीं होती, अल्लाह ना करे, तो ये पैसे आपको वापस नहीं मिलते। तो आपने एप्लीकेशन फ़ी पे कर ली, आपका जो पोर्टल है, वो अंडर रिव्यू चला जाता है, इन प्रोग्रेस चला जाता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मुसलसल जो है वो पोर्टल अपना चेक करते रहना है, ठीक है? रोज़ चेक करते रहना है। अगर आप रोज़ नहीं करते, तो दूसरे दिन आपने करना है, क्योंकि कभी-कभी वो आपसे एक्सटर्नल जो है वो डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं, एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं आपसे, या कोई ऐसी चीज़ माँग लेते हैं आपसे, तो वो आपको लाज़मी देखनी है वो। ईमेल भी चेक करनी है आपने, और आपने जो है वो पोर्टल भी आपने चेक करना है। तो उसके बाद फिर जो है वो ये सारा प्रोसेस जो है वो 6 से 8 महीने का है। मतलब अगर आप सितंबर से भी शुरू करते हो ईमेल्स वगैरह करना स्टार्ट, तो अक्टूबर या नवंबर में यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन अनाउंस कर देती है। उनकी वेबसाइट पे जो है उनकी वो पब्लिसिटी वो कर देते हैं। तो आपने वो साथ-साथ में वो देखना है, उनकी डेडलाइन लाज़मी चेक करनी है कि उनकी डेडलाइन कब है अप्लाई करने की। तो कोशिश करें कि पहले ही अप्लाई कर दें, मतलब कि आप लास्ट डेट तक वेट ना करें, ठीक है? हाँ, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल गया है, तो आप कोशिश करें कि आप वेट कर लें, लास्ट जो है वो लास्ट डेट का वेट ना करें, आप पहले ही अप्लाई कर लें। वो आपको मैं पिछले साल का एक्सपीरियंस बता देता हूँ दोस्त का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ऐसी होती हैं जिनके डिफरेंट इनटेक होते हैं। अभी इनटेक का मतलब ये है कि एक तो सितंबर इनटेक हो गया और दूसरा मार्च इनटेक हो गया, वो वाला इनटेक नहीं। एडमिशन का मतलब सितंबर इनटेक नहीं, वो 2 इनटेक्स में स्टूडेंट लेते हैं। सॉरी, मतलब राउंड हम कह सकते हैं उसको ना। तो फर्स्ट राउंड में अगर उनके पास 100 सीट है, तो वो फर्स्ट राउंड उनका होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ठीक है? वो देखते हैं कि भई हाँ, हमें स्टूडेंट मिल गए, तो फिर वो दूसरा राउंड अनाउंस नहीं करते। लेकिन अगर उनको स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे होते हो, तो फिर दूसरा राउंड अनाउंस करते हैं, और वो जनवरी से लेके मार्च तक होता है। तो आपने कोशिश करना है कि फर्स्ट राउंड में ही अप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में इनके पास ज़्यादा सीट्स होती हैं, और फर्स्ट राउंड में जो है वो बोलते हैं ना कि पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पे। तो अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली यहाँ पे बात होती है। तो अगर आप पहले अप्लाई करते हो, तो आपके चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप मिलने के। लास्ट टाइम दोस्त जो है वो उसने फर्स्ट में नहीं किया, उसने सेकंड में किया, तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिली, ठीक है? तो फिर बाद में यूनिवर्सिटी ने बोला कि हमारी जो है वो फर्स्ट में हमें जो है वो सीट्स हमारी पूरी हो गई थी। तो ये यहाँ पे इस तरह का भी जो है ना सीन होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन होती है मोस्टली वो मार्च तक होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनकी अप्रैल तक भी होती है। ज़्यादातर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप शंघाई वगैरह की हो गई, वो मई तक भी चलती हैं। लेकिन आजकल जो है वो मार्च तक जो है उन्होंने डेडलाइन कर दी है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की। तो आपने जो है वो जनवरी या फरवरी तक कोशिश करना है कि आपने अप्लाई कर लें। आपने मार्च या मई तक आपने वेट नहीं करना। तो
क्या होता है कि आप जब अप्लाई करते हो उसके बाद फिर एक तो प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू लेता है जब आप एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ईमेल कर दियो तो प्रोफेसर आपको बोलता है कि आप जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, आप कुछ स्लाइड्स बनाएँ, मैं आपसे इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तो वो जो प्रोफेसर इंटरव्यू लेता है, उसमें वो आपसे रिसर्च रिलेटेड चीज़ें पूछता है। अगर आपकी प्रीवियस का अगर कोई रिसर्च है, तो आप उसमें वो बताते हो। अगर आपकी प्रीवियस रिसर्च नहीं है, तो आप जस्ट एक नॉर्मल अपनी इंट्रोडक्शन की स्लाइड्स बनाते हो कुछ, वो अपना आप इंट्रोड्यूस करवाते हो कि भाई मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, ये सारा कुछ आपसे। तो प्रोफेसर फिर आपसे वो चीज़ें पूछता है मतलब कि बैकग्राउंड की कुछ चीज़ें पूछ ली आपसे, कुछ एकेडमिक की चीज़ें पूछ ली और फ्यूचर आपका प्लान क्या है, आप किस रिसर्च पे काम करना चाहते हो, तो वो आपकी जस्ट मतलब एक नॉर्मल कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं, वो उस तरह की मीटिंग होती है आपकी। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी पेपर्स वगैरह हैं, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपको प्रॉपर एक पीपीटी बनानी होती है, जिसमें आपने अपनी मास्टर्स का काम या थीसिस जो पेपर्स हैं आपके, आपको वो शो करने हैं। तो वो फिर 8, 10 मिनट, 15 मिनट तक चलती है, वो प्रोफ़ेसर आपको टाइम बताता है कि भाई इतनी देर तक आप जो है वो पीपीटी बनाएँ और आप जो है वो बताएँ हमें। तो उसके बाद फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि प्रोफ़ेसर अकेला होता है, ठीक है? उसके साथ कोई भी नहीं होता मतलब कि वो अकेला आपसे लेता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है वो प्रोफ़ेसर अपने कोलीग्स को भी इनवाइट करता है। 2-3 कोलीग्स होते हैं उसके साथ, 3-4 बंदे हो जाते हैं। फिर वो जो है ना आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इवन के जो है वो कभी-कभी क्या होता है मेरा लास्ट एक्सपीरियंस जो वो मुझे एक-एक स्लाइड पे जो है ना वो रोक के मुझसे पूछ रहे थे, एक-एक स्लाइड पे, तो उस तरह भी होता है। तो आपने सारी चीज़ें उनको क्लियर करनी होती हैं, आपका जो भी बैकग्राउंड है आपको उनमें जो है वो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उनके आंसर दे सकते हो। तो ये हो गया प्रोफ़ेसर का इंटरव्यू। उसके बाद क्या होता है कि जब आप अप्लाई कर लेते हो, तो यूनिवर्सिटी फिर दूसरा इंटरव्यू लेती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात आप नोट कर लें सब यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसीजर इस तरह नहीं होता, ठीक है? कहीं-कहीं पे प्रोफ़ेसर भी इंटरव्यू नहीं लेता, आपको ऐसे ही एक्सेप्टेंस रिप्लाई में मिल जाता है। आप ईमेल करते हो, दूसरी ईमेल पे आपको वो एक्सेप्टेंस भेज देता है। लेकिन कुछ प्रोफ़ेसर ऐसे होते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलग से फिर इंटरव्यू लेती हैं, उनका जो डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम आईएसओ बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस, वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। अगर वो नहीं लेते तो डिपार्टमेंट आपसे इंटरव्यू लेता है। लेकिन सब यूनिवर्सिटीज़ आपसे इंटरव्यू भी नहीं लेते, ठीक है? आपका ऐसे भी काम हो जाता है, आपकी ऐसे भी एडमिशन हो जाती है। ये एक एक्सटर्नल जो है वो आपको चीज़ बता रहा हूँ कि आपको जो है वो ज़हन में रखना है, अगर आपका कल को जो है वो इंटरव्यू हो गया, आपको प्रोफ़ेसर ने ईमेल कर दी या आपने डिपार्टमेंट ने आपने ईमेल कर दिया आपको, तो उस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है। तो डिपार्टमेंट वाला जो इंटरव्यू होता है, वो भी कभी-कभी जो है वो ज़्यादा वो सवाल पूछते हैं एकेडेमिकली, लेकिन ज़्यादातर जो है वो डिपार्टमेंट वाले आपसे पूछते हैं कि आप जो है वो अपनी पीपीटी बनाएँ 4-5 मिनट की या 8 मिनट की। वो आप बताएँ कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है और आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो ये चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने बतानी होती हैं। तो उसके बाद जो है वो आपसे कुछ सवालात पूछते हैं वो, तो आपका वो इंटरव्यू हो जाता है। तो ये मेन 2 इंटरव्यू होते हैं। कभी-कभी 2 ही हो जाते हैं, कभी-कभी 2 नहीं होते, 1 होता है, कभी-कभी दोनों ही नहीं होते, आपकी एडमिशन हो जाती है। तो ये आपके लक पे भी है, डिपेंड करता है और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो, उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट और उनके जो है रूल्स वगैरह को भी देखा जाता है। तो मोस्टली जो है वो अगर आपकी एडमिशन हो जाती है, इंटरव्यू सारा अगर हो जाता है आपका, तो अप्रैल के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस चली जाती है और जून में जो है वो जून की मिड या जून के एंड तक आपको पता चल जाता है कि आपकी एडमिशन हुई है कि नहीं हुई, ठीक है? आजकल सीएसई का ये सीन है कि अगर आप सीएसई में अप्लाई कर रहे हो, तो सीएसई वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज आपको प्री एडमिशन लेटर दे देती हैं, ठीक है? वो फिर जब आप अप्लाई करते हो, आपको विदिन 2 वीक्स या मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर-अंदर आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है। इससे ये होता है कि आपके 90% चांसेस हो जाते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई है, ठीक है? 90 अबोव चांसेस होते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई है। तो वो लेटर आप फिर सीएसई की वेबसाइट पे अपलोड करते हो, वहाँ पे जो है वो आपको ऑप्शन देते हैं, वहाँ पे जाके आप अपलोड करते हो, वो सीएसई के पास जाता है कि भाई हाँ, यूनिवर्सिटी ने इसको प्री एडमिशन लेटर दे दिया, अब सीएसई जो है वो उसको ज़्यादा जो है वो उसको प्रोसेस करेगी। तो ये प्रोसेस है इनका। मैक्सिमम जो है वो आपको जून के एंड तक पता चल जाता है फाइनल सीएसई का रिज़ल्ट भी और किसी भी स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई किया है तो वो जून के एंड तक आपको पता चल जाता है, आपकी एडमिशन हुई है कि नहीं। और ज़्यादा में ज़्यादा अगर लेट हम बात करें तो जुलाई के मिड तक जुलाई के मिड तक वो यूनिवर्सिटीज़ सारा कुछ फाइनल कर देती हैं। आपको जो है वो ईमेल भी आ जाती है, आपको एडमिशन लेटर और जेडब्ल्यू वीज़ा फॉर्म होता है वो आपको मिल जाता है। तो ये ऑनलाइन ही आपको भेजते हैं ये एडमिशन लेटर ईमेल पे और जेडब्ल्यू आपको डाउनलोड करना पड़ता है पोर्टल से। पहले क्या होता था ये हार्ड कॉपीज़ में सेंड करते थे, लेकिन कोविड के बाद उन्होंने जो है वो ये हार्ड कॉपीज़ में सेंड करना बंद कर दिए हैं, अभी ये ऑनलाइन ही देते हैं। तो उसके बाद फिर आपने अगस्त में वीज़ा अप्लाई करना होता है। आजकल जिन लड़कों का वीज़ा लग गया एडमिशन हो गई है, स्कॉलरशिप मिल गई है, तो आजकल अपना वो वीज़ा फाइल करें, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं।
तो अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको जो है वो ट्रैवल करना पड़ता है और आप चाइना आते हो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं। फर्स्ट लिंक जो है वो सब्जेक्ट वाइज़ यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हो। दूसरा लिंक इनका ऑफ़िशियल वेबसाइट का है और थर्ड लिंक जो है वो ये सीएसई का जो फॉर्म फिल करते हैं उनका है और ये चौथा जो है वो अंशु स्कॉलरशिप का है। बाकी ऐसे बहुत सारे लिंक्स हैं, जब आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएँगे क्योंकि जो है वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके भी स्कॉलरशिप्स हैं, काफ़ी प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स हैं। तो सारों के लिंक्स ऐड करना मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने जो है वो मेन लिंक्स यहाँ पे ऐड किए हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस इन लिंक से मिल जाएगी। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाइना के हवाले से, एडमिशन के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से। बाकी जो है वो वीज़ा के हवाले से अगर आपके क्वेश्चन्स हैं, अगर आप फ्यूचर में आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो ग्रुप्स वगैरह में मिल जाती है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आपको ईज़िली वहाँ पे जो है वो चीज़ें पता चल जाती हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन्स की तरफ जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन्स हैं, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो? अगर किसी के कोई क्वेश्चन्स हैं तो वो सर से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। अच्छा तो एक क्वेश्चन अभी आया है जब जुलाई से पहले डेट से एंड हो जाती है। अच्छा तो ये जो सेशन था वो इनकमिंग इनटेक के लिए है, जो इनटेक अभी खत्म हो चुका है उसके लिए नहीं था। सॉरी जो अभी मतलब कि अक्टूबर से जो अभी एडमिशन स्टार्ट होनी है, ये सेशन उसके लिए है। आप नेक्स्ट ईयर जो है वो एलिजिबल हो अप्लाई करने के। तो एक 2-4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो मार्च इनटेक भी ऑफ़र करती हैं। जिस तरह चंचो यूनिवर्सिटी हो गई और शेनज़न यूनिवर्सिटी हो गई और 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मार्च इनटेक भी देती हैं, जो उनकी भी एडमिशन अक्टूबर के बाद स्टार्ट होगी, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। जी, आप जो है वो किसी भी मेजर के लिए, किसी भी फ़ील्ड के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप आर्ट से हो, बिज़नेस से हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल कोई भी हो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं उसका, ठीक है? हाँ, प्रोफ़ेसर ईमेल जो है वो आप किस तरह फाइंड करोगे? वो मैंने आपको बताया शायद कि आपने जो है ना वो एक वेबसाइट बताई थी मैंने आपको, वहाँ पे जाके आपने पहले यूनिवर्सिटीज़ देखनी है अपनी फ़ील्ड के हवाले से। फिर उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे आपको फैकल्टी लिस्ट मिलेगी। तो फैकल्टी लिस्ट में जाके आपने जो है वो प्रोफ़ेसर को ढूँढना है, ठीक है? एक-एक प्रोफ़ेसर की आपने वो वेब पेज ओपन करना है और उनकी ईमेल्स आपने देखी, उनकी रिसर्च देखनी है लाज़मी। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल देखी, आपने ईमेल कर दिया। आपने पहले रिसर्च लाज़मी देखनी है आपकी वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं जिनकी वो वेबसाइट चाइनीज़ में होती है, वो ओपन नहीं होती। तो आपने क्या करना है उनको ट्रांसलेट करना है, ठीक है? उनको ट्रांसलेट करके फिर आपको वो फैकल्टी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन ज़्यादातर जो है वो आजकल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की इंग्लिश में है, आपको ईज़िली मिल जाएँगी। बेस्ट टाइम टू रेलेवेंट ईमेल करना प्रोफ़ेसर्स को वो जो है मैंने आपको बताया कि सितंबर के बाद आप शुरू करें, ठीक है? सितंबर के बाद आप अप्लाई करें, प्रोफ़ेसर को ईमेल करें क्योंकि अगर आप लेट करते हो, नवंबर-दिसंबर में करते हो तो उनकी फिर कोटा पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है। उनके पास लिमिटेड कोटा होता है। तो आप कोशिश करें सितंबर से स्टार्ट कर दें और जो टाइम है ईमेल करने का वो मैंने आपको बताया ना कि रात को 4-5 बजे इवन कि आप सुबह में भी कर सकते हो मतलब कि 7-8 बजे उठ के आप कर लो। तो जो टाइम आपके लिए कन्वीनिएंट है आप करें लेकिन कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम हो। यहाँ पे प्रोफ़ेसर को जो ईमेल रिसीव हो, वो मॉर्निंग टाइम पे रिसीव हो, तो आपको फिर रिप्लाई आ सकता है। जी, आप 7th सेमेस्टर में हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकती हैं। आप जो है वो प्रोफ़ेसर्स को ईमेल करें और आप उनको बताएँ कि आप लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं और आप फलाँ जो है वो महीने में ग्रेजुएट होंगी और आप अप्लाई करना चाहती हैं और सारा कुछ आप लिखें, वो फिर जो है वो आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो।
हाँ, जो लोग जून या जुलाई में नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो जो अगला इनटेक जो शुरू होना है, वो सितंबर से होना है। तो जुलाई तक या अगस्त तक आपको अगर डिग्री मिल जाती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ, तो अगर प्रोफ़ेसर्स के अगर डिफरेंट रिसर्च हैं या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो फिर डिपेंड करता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको प्रोफ़ेसर उठा लेते हैं। लाज़मी नहीं है कि आपका उस रिसर्च के हवाले से या उस प्रोजेक्ट के हवाले से एक्सपीरियंस हो, तभी प्रोफ़ेसर आपको उठाएगा। कभी-कभी क्या होता है कि प्रोफ़ेसर आपको उठा लेता है, आपकी प्रोफ़ाइल में वो पोटेंशियल देखता है, आपको वो रिप्लाई करता है और आपको एक्सेप्टेंस दे देता है। तो जब यहाँ पे आप आते हो, आपको बोलता है कि आप ये 3 महीने, 6 महीने आप ये काम सीखें, उसके बाद फिर आप जो है वो काम शुरू करें। तो उस तरह भी होता है। हाँ, इंटर्नशिप जो है वो मिल जाती है यहाँ पे, और डिपेंड करता है कि आप कौन-सी सिटी में हैं और कौन-सी यूनिवर्सिटी में हैं, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और काफ़ी सिटीज़ में इंटर्नशिप यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करती। ऑफ़िशियली तो अलाउ है, लेकिन यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटीज़ की अपनी पॉलिसी होती है, तो वो नहीं करने देते। लेकिन अगर आप बड़े सिटीज़ में हैं, अगर शंघाई हो गया, बीजिंग हो गया, ये मतलब के बड़े जो सिटीज़ हैं, शंजन, ग्वांगझो, चोंगची, तो उनमें आप इज़िली कर सकते हो और आपको मिल जाती है इंटर्नशिप। अ 3.93 जीपीए एंड 7 आइस बिल्ड, माशाल्लाह आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। आप अप्लाई कर सकते हो और इंशाल्लाह आपको ईमेल एक्सेप्टेंस मिल जाएगा और आपकी एडमिशन भी हो जाएगी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आर्टिकल लाज़मी नहीं है, आपके अंडर ग्रेजुएट के कोर्स वगैरह और वो चीज़ें जो आपकी हैं, वो आपकी देखेंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियर, बट चाइना में आपको कोई भी जो है वो रिलेवेंट रिसर्च की वो नहीं मिली प्रोफ़ेसर। तो मुझे ज़्यादातर इस फ़ील्ड का पता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा कि क्या है। आप देखें, अगर सिमिलर आपको रिसर्च मिल जाती है ना, लाज़मी नहीं है कि आपकी जो रिसर्च है वो 100% मैच करती हो। कभी-कभी हमने यहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त भी देखे हैं, जो अगर 50% भी मैच करती है ना, तो फिर वो प्रोफ़ेसर को ईमेल करते हैं, अप्रोच करते हैं, फिर वो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। इवन कि कभी-कभी क्या होता है कि 10-20% भी मिलती है, तभी वो कर लेते हैं अप्लाई। तो आप अप्लाई करें, ट्राई करें, तो इंशाल्लाह हो जाएगी आपकी एडमिशन। अ, की एलिमेंट्स जो हैं वो ईमेल में आपने क्या मेंशन करना है, तो मैंने आपको बताया ना कि आपने पहले प्रोफ़ेसर की प्रोफ़ाइल देखनी है, उसमें आपने देखना है कि प्रोफ़ेसर किस चीज़ पे काम कर रहा है। तो आपने वो चीज़ मेंशन करनी है कि आप जो है वो ये फ़ील्ड आपकी बड़ी अच्छी है, मुझे मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, मैं इस पे काम करना चाहती हूँ, काम करना चाहता हूँ, ये वो, और अपने बैकग्राउंड के हवाले से आप बताएँ उसको। मतलब ईमेल जितनी आप मुख्तसर रखेंगे, उतना ही फ़ायदा है, क्योंकि लंबी ईमेल वो प्रोफ़ेसर फिर नहीं पढ़ते। शॉर्ट ईमेल रखें, ठीक है? अच्छा टाइटल बना के लिखें और अच्छी जो है ना उसमें कंटेंट लिखें, तो इंशाल्लाह वो जो है ना आपको रिप्लाई भी करेंगे प्रोफ़ेसर। अ, बीएस में आपके रिसर्च नहीं और थीसिस भी नहीं। ज़्यादातर जो है वो मुझे अभी, क्योंकि मेरी अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तान से नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या सीन है। मैंने सुना है कि ज़्यादातर थीसिस होती है, थीसिस नहीं होती तो प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह किया है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपको एक्सपीरियंस है, आपने ये चीज़ें की हुई हैं और आप फ्यूचर में आप कर सकते हो। वो सारा आपके ऊपर है कि आपने सीवी में किस तरह चीज़ें लिखी हैं, आप ईमेल में क्या लिखते हो और आप उनको किस तरह मोटिवेट करते हो, ठीक है? तो वो सारा पोटेंशियल आपका ही देखा जाता है उसमें। हाँ, ईमेल में जो है वो आप खाली सीवी मेंशन करते हो और कुछ भी आपने जो है वो नहीं भेजना, ना आपने रिसर्च प्रपोज़ल भेजना है, ना आपने ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है, आपने खाली ईमेल में सीवी भेजनी है। फिर कोई प्रोफ़ेसर ऐसा होता है, आप इंटरेस्टेड होता है, वो बोलता है कि भई आप मुझे ट्रांसक्रिप्ट सेंड करें, आप मुझे रिसर्च प्रपोज़ल सेंड करें, या आपको मीटिंग का लिंक भेजता है कि भई आप मीटिंग लिंक पे आ जाएँ, हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर के मतलब रिसर्च के हवाले से। तो फिर वो बात की कहानी होती है। पहले आपने जस्ट सीवी सेंड करनी है। जॉब मार्केट चाइना में जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। ऐसा इतना ईज़ी नहीं है एमएस के बाद, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो जॉब के लिए चले गए, उन्होंने पीएचडी कंटिन्यू नहीं की, तो उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं। इंटरव्यू देने पड़ते हैं, वो हर जगह पे है। इतना ईज़ी भी नहीं है, ठीक है? तो अगर आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करते हो, आप इंटरव्यू देते हो, तो कहीं न कहीं आपका काम हो जाता है और आपको एक्सपीरियंस होता है, आप लर्न करते हो ना, डिफरेंट कंपनीज़ में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको चीज़ें पता चलती हैं कि कंपनी वाले क्या पूछ रहे हैं, कौन से सवालात पूछ रहे हैं, क्या मुझे एक्सपर्टीज़ चाहिए, सारा कुछ। तो आप वक़्तन-ब-वक़्तन जो है वो अपनी प्रोफ़ाइल फिर करते हो, तो आप फिर आपको मिल जाती है जॉब, इतना वो मसला नहीं है।
थर्ड ईयर स्टूडेंट, मैं आपको यही कहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखे हैं चाइनीज जो थर्ड ईयर के हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी प्रोफेसर के पास जाते हैं, उनकी लैब ज्वाइन करते हैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो वो वहाँ पे एज ए रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है, या विजिटिंग स्टूडेंट वो जाते हैं, तो वो वहाँ पे जाके रिसर्च का काम सीखते हैं, और छोटा मोटा कोई पेपर निकाल लेते हैं, या कोई किसी की हेल्प करके पेपर निकाल लेते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो फुल पेपर अपना लिखते हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं, फिर उनका पेपर एक्सेप्ट हो जाता है या क्या। तो ये 1 साल में आप अचीव कर सकते हो ये चीज, ठीक है। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, अगर आप एमएस करना चाहते हो, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो आपका टाइम है वो आप रिसर्च पे लगाएं। आप वहाँ पे कोई प्रोफेसर देख लें, या कोई आपका कोलीग देख लें जिसके साथ आप कोलेबोरेशन करें, कोई पेपर में नाम डलवा दें। हाँ, आप एमएस, आप किसी भी फील्ड की बात कर सकते हो, ठीक है। टेलीकॉम इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, कोई भी हो, यहाँ पे सारा काम जो है वो रिसर्च का है, ठीक है ना। तो टेलीकॉम इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो रिसर्च है आप उसमें देखें, अगर आप कर सकते हो रिसर्च, आप समझते हो कि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आप जो है वो आए यहाँ पे करें। और लाजमी नहीं है कि यहाँ पे जो है वो सब यूनिवर्सिटीज रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो जिनमें 2 साल का मास्टर्स का प्रोग्राम होता है। वो बस आपको कोर्स वर्क खत्म करना होता है साल में, और साल में आपको थीसिस खत्म करनी होती है, अपनी लिखनी होती है, तो आप ग्रेजुएट हो जाते हो। लेकिन काफी यूनिवर्सिटीज में पेपर रिक्वायर्ड है, वो 3 साल की मास्टर्स की डिग्री होती है। ग्रेजुएट इन 2026 में आप ग्रेजुएट हो रहे हो, तो अगर आप जून या जुलाई में ग्रेजुएट हो रहे हो, और आप समझते हो कि आपको जून या जुलाई तक डिग्री मिल जानी है, मैक्सिमम अगस्त तक आपको डिग्री मिल जानी है, तो आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। वेरी गुड क्वेश्चन। 2 रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपको पाकिस्तान से चाहिए होंगे। आपके जो प्रीवियस जो आपका इंस्टीट्यूट है, या आपका जो करंट इंस्टीट्यूट है जिसमें आप मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर कर रहे हो, उन प्रोफेसर्स का आपको चाहिए होगा, जिन्होंने आपको लेक्चर्स दिए हो, आप पढ़ाया हो क्लास में। तो सवालात खत्म हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो है वो सारी चीजें आपको बता दी हैं, मतलब कि अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सो आई गेस दिस इज इट। और अगर किसी की कोई क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज का सेशन इख्तिताम पर पहुंचाएं। नो मोर क्वेश्चंस। Thank you so much, sir, for such clear and वेलकम। useful guidance. I'm sure वेलकम। today's session will be help to many students. यस। Thank you all participants for joining as well. That's all for today. थैंक यू। Lafis. अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.